अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर नॉवेल द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा सिलसिला जारी है। इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं। हमने रुडोल्फ रेजेंडिल की मुलाकात फॉरेस्ट ऑफ ज़ेंडा में डिस्कस किया। हमने कॉरोनेशन सीन जो है वो डिस्कस किया। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसका ताल्लुक टी टेबल इंसिडेंट से है। टी टेबल इंसिडेंट, जिसको समर हाउस इंसिडेंट या इवेंट का नाम भी दिया जाएगा, इसके बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन आज हम करेंगे। प्लीज़ बोर्ड पर देखिएगा। पहला सवाल है, डिस्क्राइब टी टेबल इंसिडेंट और हाउ डिड रेजेंडिल मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द समर हाउस सेफ एंड साउंड। रुडोल्फ रेजेंडिल किस तरह से समर हाउस से सेफ एंड साउंड फरार हो जाता है। डिस्क्राइब टी टेबल इंसिडेंट और हाउ डिड रेजेंडिल मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द समर हाउस सेफ एंड साउंड। हम ये बात बता चुके हैं कि ब्लैक माइकल की डायरेक्शन पर मादाम डी मौबान रुडोल्फ रेजेंडिल जो इम्पर्सोनेट किंग है उसे एक ख़त लिखती है, गुमनाम ख़त, जिसमें नीचे भेजने वाले की नाम की जगह साइन के तौर पर ए लिखा हुआ है। ए रेफर्स टू एंटोनी डी मौबान। रेजेंडिल को, इम्पर्सोनेट किंग को, जब वो ख़त मिलता है तो कर्नल सेप्ट पहचान जाता है कि यकीनन ब्लैक माइकल की कोई साजिश है, क्योंकि ब्लैक माइकल ये चाहता है कि इम्पर्सोनेट किंग को मार दे ताकि वो रियल किडनैप किंग रुडोल्फ एल्बर्ट V को भी कत्ल कर सके। रेजेंडिल कर्नल सेप्ट से कहता है कि आई वुड हैव टू गो एट डिजर्टेड समर हाउस। समर हाउस एक बयाबान तबाशुदा फार्म हाउस है, बहुत ही सुनसान जगह पर। टेकिंग रिस्क ऑफ लाइफ, नो रिस्क नो गेम। मैं नहीं जाऊंगा तो असली बादशाह का पता, जो कि ब्लैक माइकल की कैद में है, वो नहीं चल सकेगा। रेजेंडिल कैप्ट, आइए आंसर देखिए, बोर्ड पर देखिएगा। डिस्क्राइब टी टेबल इंसिडेंट और हाउ डिड रेजेंडिल मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द समर हाउस सेफ एंड साउंड। ये समर हाउस इवेंट या समर हाउस इंसिडेंट भी कहलाता है। रेजेंडिल केप्ट द अपॉइंटमेंट विद मादाम डी मौबान इन द समर हाउस। वो मिडनाइट, रात के अंधेरे में वहां पहुंचता है। इन रिस्पॉन्स टू हर लेटर, उसके खत के जवाब में, टेकिंग रिस्क ऑफ लाइफ, जब वो पहुंचता है तो देखता है कि मादाम डी मौबान अकेले लालटेन लेकर उसका इंतजार कर रही है। बट व्हेन ही रीच देयर, जब वो वहां पहुंचता है तो मादाम डी मौबान उसे बताती है कि जल्दी जल्दी जो है मैं तुम्हें बताती हूं और तुम वक्त से पहले यहां से फरार हो जाओ, क्योंकि ब्लैक माइकल के कहने पर मैंने तुम्हें बुलाया है और कुछ देर में ही ब्लैक माइकल के 6 में से 3 कातिल गुंडे तुम्हें ट्रैप करने के लिए पहुंच जाएंगे। रेजेंडिल पूछता है कि आप तो ब्लैक माइकल से मोहब्बत करती हो, फिर आपने उसके मुखालफिन की यानी मेरी मदद क्यों की। वो कहती है, टू सेव माई ओन इंटरेस्ट, मैं अपना इंटरेस्ट सेव करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ब्लैक माइकल बादशाह बन जाए और प्रिंसेस फ्लेविया से शादी कर ले। इस तरह मेरा महबूब मेरे हाथ नहीं आएगा। मीनवाइल, इसी दौरान 3 रॉयटेनियंस ऑफ द 6 अराइव देयर, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले तो वो चिकनी चपड़ी बातें करते हैं और उसे ऑफर करते हैं 50,000 पाउंड की और सेफ साइड बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए। रेजेंडिल ऐसा जाहिर करता है जैसे वो उनके ट्रैप में आ गया हो,
वो जो है उनसे कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूं आपकी ऑफर कबूल करने पर, मेरा यहाँ की सियासत से लेना देना नहीं है, मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं। इसी दौरान वो अपनी जहानत का मुजाहरा करते हुए एक लोहे की मोटी चादर वाली टेबल जो कि समर हाउस में रखी हुई है, वो एज अ शील्ड यूज करता है, अपने सामने अपने आप को उसके पीछे छुपा लेता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये जो 3 कातिल गुंडे हैं 6 में से, ये उसको चीट कर रहे हैं, मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कोई 50,000 पाउंड नहीं देंगे, बल्कि जैसे ही वो सामने आएगा वो उस पर गोलियों की बौछार कर देंगे, वो उसे मार डालेंगे, क्योंकि मादाम निवान पहले ही बता चुकी है कि वो उसे मारने के लिए, ट्रैप करने के लिए आ रहे हैं। Three Ruritanians of the 6 trapped him in order to kill him. Rezendil used an iron table. रेजेंडिल उनसे कहता है कि दरवाजा अंदर से नहीं खुल रहा है, आप प्लीज बाहर से पुश करो। जैसे ही वो पुश करते हैं, जैसे ही दरवाजा खुलता है अंधेरे में, उससे पहले जो है रुडोल्फ रेजेंडिल मादाम डिओबान को दूसरे कमरे में भेज चुका है, जो है या भूसे की ढेर के नीचे छुपी हुई है। लालटेन बुझाई जा चुकी है, कमरे में इंतहाई अंधेरा है। दरवाजा खुलते ही तीनों कातिल गुंडे, जो ब्लैक माइकल के 6 कातिल गुंडों में से 3 हैं और तीनों का तारुफ रॉयटेनिया से है, जिनमें लीडर ऑफ द 6 रॉबर्ट भी है, वो गोलियों की बौछार कर देते हैं। रेजेंडिल यूज्ड एन आयरन टेबल एज शील्ड। रेजेंडिल आयरन टेबल यूज करता है शील्ड के तौर पर, ढाल के तौर पर, एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम देयर बुलेट्स, और उनकी गोलियों की बौछार से खुद को महफूज रखता है। फिर वो आगे बढ़ता है, स्टेप अहेड होता है। ही यूज दैट टेबल टू अटैक ऑन देम। अब वो उस टेबल को लेकर उन पर धावा बोल देता है। थ्रू टेबल ऑन देम, अंधेरे में एक को जख्मी करते हुए बाकी पर टेबल जो है वो उछाल देता है। ऑल द 3 टेम्बल्स डाउन द स्टेयर, तीनों सीढ़ी से लुढ़क कर नीचे गिरते हैं, जख्मी हो जाते हैं। एंड अंधेरे का फायदा उठाते हुए फाइनली रेजेंडिल हैड बिकम सक्सेसफुल इन एस्केपिंग विद द हेल्प ऑफ द लैडर स्टेड ओवर देयर। मादाम डिओबान पहले ही बता चुकी है कि यहां से फरार हो गए तो दीवार के पास एक सीढ़ी या लैडर रखी हुई है, उससे दीवार की दूसरी जानिब चले जाओ। दीवार की दूसरी जानिब कर्नल सेप्ट उसका इंतजार कर रहा है। इस तरह रेजेंडिल वहां से फरार होने में कामयाब हो जाता है। सवाल था हमारे पास, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स में से एक है 3 इंसिडेंट, मीटिंग ऑफ 2 रुडोल्फ वाला इंसिडेंट, कोरोनेशन सेरेमनी वाला इंसिडेंट कर चुके हैं। आज हम टी टेबल इंसिडेंट कर चुके हैं, कर रहे हैं। रेजेंडिल केप्ट द अपॉइंटमेंट विद मादाम डिओबान इन द समर हाउस इन रिस्पॉन्स ऑफ हर लेटर, बट व्हेन ही रीच्ड देयर 3 रॉयटेनियंस ऑफ द 6 ट्रैप्ड हिम इन ऑर्डर टू किल हिम, उसको कत्ल करने के। Rezendil, showing his intelligence, used an iron table as a shield and saved himself from their bullets fired. He used that table to attack on them, threw tables on them. All the 3 trembles down the stairs, and finally he had become successful in escaping with the help of ladder and tea table, safe and sound. Ladder stayed over there. और इस तरह रेजेंडिल वहां से बाहिफाजत फरार होने में कामयाब हो जाता है। वो ब्लैक माइकल के बिछाए हुए जाल में नहीं फंसता है। टी टेबल इंसिडेंट एक इंतहाई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है इस नॉवेल का। ब्लैक माइकल ने क्योंकि मादाम डिओबान को यह डायरेक्शन दी है कि वो उसे खत लिखे, और मादाम डिओबान जब खत लिखती है तो नीचे अपने नाम की जगह ए लिख देती है, ए फॉर एंटोनिटी डिओबान। रुडोल्फ रेजेंडिल को इस बात का एहसास है कि ये उसके खिलाफ एक साजिश है,
लेकिन वो फिर भी जान का रिस्क लेता है ताकि असली बादशाह को ढूंढा जा सके। और फिर बाद में जहानत से वो लोहे की एक टेबल को ढाल के तौर पर यूज करके और वहां मौजूद दीवार के साथ टिकी हुई सीढ़ी की मदद से वो उस टेबल के जरिए उन तीनों कातिल गुंडों पर हमला कर देता है अंधेरे में, उनके चेहरे को छीलता हुआ, उन्हें जख्मी करता हुआ, सीढ़ियों से गिराता हुआ वहां से फरार होने में कामयाब हो जाता है। इस तरह ब्लैक माइकल की साजिश नाकाम हो जाती है। अगला सवाल जो हम डिस्कस करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय क्लॉक एंड डैगर स्टोरी? क्लॉक वक्त, डैगर खंजर, मारे आस्तीन दुश्मनी। डैगर स्टोरी कहते हैं मारे आस्तीन, खंजर दुश्मनी, कांटे की दुश्मनी, बिटर एनिमिटी। आइए इसका आंसर देखें। क्लॉक एंड डैगर इज एन इंग्लिश टर्मिनोलॉजी। क्लॉक एंड डैगर एक अंग्रेजी इस्तेलाह है यूज टू रेफर द सिचुएशंस इन्वॉल्विंग इंट्रिग्स। वो ऐसी सिचुएशंस को रेफर करता है जिसमें इंट्रिग्स या साजिशें मौजूद हों, जिनमें स्पाइंग यानी जासूसी मौजूद हो, जिनमें एक दूसरे के एजेंट एक दूसरे का बेड़ा गर्क करना चाहते हों, जिनमें ट्रेटर यानी गद्दारी की कहानी हो, सेक्रेसी कुछ राज हो, कुछ मिस्ट्री, कुछ ऐसी गुत्थियां हो जो सुलझाई नहीं गई हैं, कुछ राज, कुछ अनडिस्कवर्ड फैक्ट हो। द स्टोरी एंड प्लॉट ऑफ द नॉवेल द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा इज फुल ऑफ इंट्रिग्स। हम जानते हैं कि यह कहानी जो है, जो प्लॉट है प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा नॉवेल की, जो एंथोनी होप हॉकिंस ने लिखा है, ये स्टोरी ऑफ एडवेंचर एंड रोमांस है। ये स्टोरी फुल ऑफ इंट्रिग्स है, साजिशों से भरपूर है। ब्लैक माइकल जो अपने बड़े भाई किंग रुडोल्फ V को साजिश के तहत इनवाइट करता है शिकार गाह में, और फिर साजिश के तहत वो ड्रग वाइन सप्लाई करता है, फिर साजिश के तहत इंट्रिग्स के तहत वो उसे अगवा करता है, फिर साजिश के तहत वो चाहता है कि वो कॉरोनेशन सेरेमनी में ना पहुंचे ताकि वो खुद ताजो तख्त पर कब्जा कर सके। इन्फेरियस डिजाइन्स, इसमें उस पर नापाक मंसूबे शामिल हैं, मक्काराना चालें शामिल हैं, बुज़दिलाना हरकतें शामिल हैं, एडवेंचर शामिल है, मुहिमजोई है रुडोल्फ रेजेंडेल की, कर्नल सेफ की, मिस्ट्री है, कुछ राज हैं, एंड अ लॉट ऑफ सॉर्ट प्ले, और जगह जगह शमशीर जनी के मुकाबले, तलवारबाजी और पिस्टल शूटिंग के मुकाबले हैं, हैव बीन टेकन प्लेस, विच प्रूव्स दिस नॉवेल एज अ क्लॉक एंड डैगर स्टोरी। और इसलिए हम इस कहानी को द स्टोरी ऑफ द नॉवेल द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा को क्लॉक एंड डैगर स्टोरी या स्टोरी ऑफ एडवेंचर एंड रोमांस कह सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी इज द नॉवेल ऑफ द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा रिटन बाय एंथोनी होप हॉकिंस? जवाब यह है कि इट इज द स्टोरी ऑफ एडवेंचर एंड रोमांस, इट इज अ क्लॉक एंड डैगर स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, व्हाट इज अ मॉर्गेनेटिक मैरिज? MORGANATIC, मॉर्गेनेटिक मैरिज क्या है? यह मुआहदे के तहत एक शादी है जिसमें दूल्हा तो रॉयल फिगर का होता है, लेकिन दुल्हन रॉयल फिगर की यानी प्रिंसेस नहीं होती, और ऐसी शादी एक कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज होती है, और ये बात तय होती है कि ऐसी शादी के रिजल्ट या नतीजे में पैदा होने वाली औलादें किंग की पोजीशन तक नहीं पहुंच सकेंगे। अब व्हाट इज अ मॉर्गेनेटिक मैरिज? मॉर्गेनेटिक मैरिज क्या है? वाई ब्लैक माइकल वॉज नॉट द लीगल हियर? HEIR, हियर के मानी वारिस के हैं टू द थ्रोन। हम इस नॉवेल की स्टोरी में आपको बता चुके हैं कि ब्लैक माइकल क्योंकि अपने पेरेंट्स की मॉर्गेनेटिक मैरिज का नतीजा है, तो वो रॉयल्टेनिया की स्टेट का किंग नहीं बन सकता, अलबत्ता उसे शहर का हाकिम यानी दारुल हुकूमत स्टलसाओ का ड्यूक बना दिया गया है, और ये कि उसे ज़ेंडा की जागीर या स्टेट दे दी गई है। वो स्टेट ऑफ ज़ेंडा की जागीर का मालिक या ऑनर है,
और फॉरेस्ट ऑफ जेंडा भी उसकी जागीर है, लेकिन वो किंग की पोजीशन तक नहीं पहुंच सकता। What is the morganatic marriage? Why Black Michael was not the legal heir to the throne? A morganatic marriage is a contractual marriage. Contract कहते हैं मुआहदे को, between unequal social rank. That is, if the king marries a girl, अगर बादशाह शादी करेगा एक ऐसी लड़की से या औरत से, not belong to any royal family, जो रॉयल फिगर ना हो, जो प्रिंसेस ना हो, जो किसी शाही खानदान से ताल्लुक ना रखती हो, जो ब्लू ब्लड ना हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इस तरह की शादी को लेफ्ट हैंडेड मैरिज भी कहते हैं, क्योंकि रिवायती तौर पे ऐसी शादी में दुल्हन जो लेसर रैंक से होती है उसे लेफ्ट पर बैठाया जाता है और जो ग्रूम जो रॉयल फैमिली से होता है वो राइट साइड ऑफ द ब्राइड बैठता है। और ये इस बात की निशानदही होती है कि ब्राइड यानी दुल्हन जो है वो नॉन रॉयल फिगर है, वो लेसर रैंक से है, वो शाही खानदान से नहीं है। A morganatic marriage is a contractual marriage between unequal social rank. That is, या for instance, या for example, if the king marries a girl not belong to any royal family, it is called a morganatic marriage. This type of marriage is also called left-handed marriage. Traditionally, रिवायती तौर पे ग्रूम यानी दूल्हा जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है सिट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द ब्राइड, वो ब्राइड के राइट साइड पे बैठता है स्टेज पर या पाया तख्त पर। ब्राइड जो कि लेसर रैंक से है या नॉन रॉयल फिगर है, यानी शाहजादी नहीं है, चाहे वो इस मुल्क की हो या किसी और मुल्क की हो, वो रॉयल फिगर नहीं है, प्रिंसेस नहीं है, वो लेसर रैंक से ताल्लुक रखती है। पहले जमाने में यह होता था यूरोपियन रियासतों में कि बादशाह या तो किसी नवाब खानदान ड्यूक खानदान से शादी करते थे या शहजादियों से शादी करते थे। यह मयूब समझा जाता था कि बादशाह कोई अनरॉयल या कॉमन फिगर से शादी करे। यह भी तय था कि ऐसी शादी से पैदा होने वाली औलादें बादशाह के रैंक तक नहीं पहुंच सकती। A morganatic marriage is a contractual marriage between unequal social rank. If the king marries a girl not belong to any royal family, it is called left-handed marriage also. Traditionally, groom जो कि रॉयल फिगर से होता था sits on the right side of the bride. ब्राइड जो कि लेसर रैंक या कॉमन फिगर होती थी, वो शहजादी नहीं होती थी, प्रिंसेस नहीं होती थी। ये बात तय थी कि देयर चिल्ड्रन वुड नॉट अचीव द पोजीशन ऑफ किंग और क्वीन इन फ्यूचर, कि मुस्तकबिल में वो किंग के रैंक तक या क्वीन के रैंक तक नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि वो हाफ प्रिंस या प्रिंसेस कहलाते थे। अब सवाल का दूसरा हिस्सा है, व्हाई ब्लैक माइकल वाज नॉट द लीगल हेयर टू द थ्रोन। ब्लैक माइकल वाज हाफ प्रिंस ड्यू टू द मॉर्गेनेटिक पेरेंट्स ऑफ मैरिज ऑफ हिज पेरेंट्स, अपनी वालदैन की मॉर्गेनेटिक मैरिज के वजह से, क्योंकि उसकी मां शाही खानदान से नहीं थी। Therefore he was not the legal heir to the throne. अब शर्त यह है कि ब्लैक माइकल जो कि हाफ प्रिंस है, अगर इमीडिएट हेयर टू द क्राउन प्रिंसेस फ्लेविया जो कि फर्स्ट कजन है उनकी और रॉयल फिगर है, वो उससे शादी कर लेगी, देन ही विल बिकम द एंटाइटल्ड टू बी द किंग, तब वो किंग बन सकता है। इसलिए ब्लैक माइकल साजिश करता है, अपने बड़े भाई किंग रुडोल्फ एल्बर्ग को 5 को अगवा कराता है। वो इस चक्कर में है कि इम्पर्सोनेट किंग को
कत्ल कर दे ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए। फिर वो क्राउन प्रिंस रुडोल्फ एल्बर्ग V को कत्ल कर दे, जो ओल्ड कैसल ऑफ जेंडा के एक सेल में उसने कैद किया हुआ है अंडर द मॉट। और फिर उसके बाद वो प्रिंसेस फ्लेविया से शादी करके खुद बादशाह बन जाए। वो बाय हुक और बाय क्रोक हियर टू द थ्रोन बनना चाहता है और प्रिंसेस फ्लेविया मजबूर हो जाए असली बादशाह के कत्ल होने के बाद उससे शादी करने में, और उसकी साजिश सामने ना आए। लेकिन इम्पर्सोनेट किंग उसकी सारी साजिशों को डिक्लाइन कर देता है। और मादाम डी मोबान भी मुखालफिन की मदद इसलिए करती है ताकि अपने इंटरेस्ट को सेव कर सके, क्योंकि उसे इस बात का एहसास है कि अगर असली बादशाह आज़ाद नहीं होगा तो ब्लैक माइकल या ड्यूक माइकल जो है वो असली बादशाह को कत्ल करा देगा, इम्पर्सोनेट किंग को कत्ल करा देगा, और खुद जो है वो बादशाह बन जाएगा और इस तरह उसका महबूब उससे बिछड़ जाएगा। यही वजह है कि मादाम डी मोबान अपनी शादी को बचाने के लिए, अपने महबूब को प्रिंसेस फ्लेविया से शादी करने से बचाने के लिए रुडोल्फ रेज़ेंडेल का साथ देती है। जज़ाकल्लाह, सो नाइस ऑफ यू। अगले लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।